नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है आरओ को लेकर के, या इसमें बीपीएससी के भी बच्चे देख सकते हैं, और यूपी पेड की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी करंट अफेयर्स की चीजें यहाँ से आएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और देखिए क्या है ना कि यहाँ आपको फोटो में 3 पत्रिकाओं के फोटो दिख रहे होंगे, और प्लस हमारे द्वारा जो अपने न्यूज पेपर से बनाए गए मैटर भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सोचिएगा, अगर आपकी केवल हम दृष्टि पढ़ करके करंट पूरा कर देंगे तो 2-3 बार से आप लोग देख रहे होंगे दृष्टि की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन एक मात्र नहीं है। मतलब इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत है। और वो एफर्ट कहाँ से हो जाएगा, तो अंकल का जो उसमें समाइकी आती है पत्ती वाली, और फिर कुछ हटना सा है। और फिर हमारे द्वारा जो डेली बनाए जाते हैं जो करंट के क्वेश्चन न्यूज पेपर के द्वारा, वो सम्मिलित यहाँ हम आपको मैटर दे रहे हैं। तो विश्वास मानिए कि इतना आप कर देंगे तो बहुत संभावना है कि यदि 25 क्वेश्चन आरओ में करंट में आ रहा है तो आप इजीली 20-21 तक सही कर लेंगे। और 2-3 क्वेश्चन के लिए तो दावा हम नहीं कर सकते, और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आयोग है और परीक्षा है। मतलब परीक्षा का दूसरा नाम परीक्षा है, तो दूसरे की इच्छा एकदम 100% जान लेगा, ये दावा करना भी बेमानी होगा। तो संस्थान भी या मेरे द्वारा भी ऐसा दावा तो नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए कि जितना हम दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। बस उतना आप करके आ जाइए, तो करेक्ट से आप प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं होने वाले। चलिए, इसके पहले ये हमारा जो है चौथा लेक्चर है। यदि अभी तक 3 हो चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पीछे के जो 3 लेक्चर है उनको भी देखें, क्योंकि पूरा एक सीक्वेंस से ही चीजें चल रही हैं। तभी आप जो है चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। और 4 है, 2-3 और आएंगे, मतलब 7-8 लेक्चर में पूरा करंट अफेयर्स है। और इस तरीके से यूपी स्पेशल की भी सीरीज चल रही है। तो यूपी स्पेशल करंट, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सारी चीजें इन्हीं सारी वीडियो को चूंकि हम विस्तार से करा भी रहे हैं, ताकि फिर जो है यही काम आपके आगे यूपी पीसीएस में भी आ जाए। तो बिना समय गवाए आइए देखते हैं। 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का शुभारंभ किया है। तो ये दाहोद में किया है, और ये दाहोद कहाँ है, तो गुजरात में। तो ये जान लीजिए कि 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव जो प्लांट की स्थापना हुई है वो दाहोद में हुई है। और दाहोद कहाँ है, गुजरात में है। 23-24 मई तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2022 का जो आयोजन हुआ है वो भारत मंडपम में हुआ है। और भारत मंडपम कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कहा किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल जो अध्यक्षता करते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है, क्योंकि इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। और इसका भी जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली। 19 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा का सम्मेलन जो हुआ है वो महाबलीपुरम के तमिलनाडु में हुआ। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया गया है, तो ट्रेकोमा से संक्रामक रोग, नेत्र रोग, जो ट्रेकोमा रोग है जो संक्रामक नेत्र रोग होता है। ट्रेकोमा, जब आप जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी दुकान पे जाते हैं, उनकी शॉप पर, उनके मेडिकल सेंटर पे, तो वहां ट्रेकोमा को लेकर के बहुत सारे पोस्टर चिपके रहते हैं। तो उसी को लेकर के ये घोषणा करी है। 13 से 23 मई 2025 तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किस नाम से 11 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान आयोजित किया गया, तो तिरंगा यात्रा अभियान किया गया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो
आयोजन हुआ है वो तिरंगा यात्रा को हुआ है और ये 11 दिन का आयोजन किया गया है। 22 मई 2025 को ब्रिटेन ने एक समझौते के तहत रणनीतिक रूप से हिंद महासागर स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को किस देश को सौंपा है? तो सबसे पहले तो चागोस द्वीप कहाँ है इसके बारे में जानिए। तो चागोस द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। थोड़ा सा इसका इतिहास भी आप लोग जानते रहिए कि ये मॉरिशस के को मिला है, तो इसके पहले मॉरिशस की क्या स्थिति रही है, क्योंकि आयोग जो है यहाँ से प्रश्न बना सकता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मॉरिशस को जो है चागोस द्वीप की प्राप्ति हुई है, किससे हुई है? ब्रिटेन से हुई है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आप लोग सुनते होंगे अमेरिकी जो नेवल बेस है डियागो गार्सिया में, तो उसका भी संचालन इसी द्वीप से किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है चागोस द्वीप। 19 मई 2025 को कौन सा देश जो है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है? तो 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? अल्जीरिया बना है। और आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व में जो ब्रिक्स है उसमें भारत उसका संस्थापक सदस्य रहा है। हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? तो जब आ जाए दुनिया का पहला, देश का पहला, राज्य का पहला, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंग्लैंड ने लॉन्च किया है गोनोरिया, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसका टीका, और इसका नाम क्या है? 4CMV। तो ये नाम याद रख लीजिए। हो सकता है ये पूछ ले कि 4CMV संबंधित है किससे? 4 ऑप्शन दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये गोनोरिया का टीका है। 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडम नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो गया रॉटरडम नीदरलैंड में। 2025 में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। ये पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। और आपको ये कमेंट करके बताना है इसमें कितने मेंबर लोकसभा से होते हैं और कितने मेंबर राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 मेंबर ओपनिंग तरह हिंट दे दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स से कई बार आया हुआ प्रश्न है। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक जो मर्ज है वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इस समय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारत में केवल एक व्यक्ति पा रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जी मोदी ऑप्शन में रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा फिजी एक देश है और उसका सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, और इसके लिए जो सम्मानित व्यक्ति है वो मधुसूदन साई है। मधुसूदन साई कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। फ्रांस सरकार ने प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पायल कपाड़िया है और इनकी जो फिल्म मतलब ये फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, मतलब सर्वोच्च का महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन दो लोगों को याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। फिजी का पूछेगा तो मधुसूदन साई है और फ्रांस का पूछेगा तो पायल कपाड़िया। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर जो है वो एयर स्ट्राइक किया, हमला किया? तो वो ऑपरेशन सिंदूर है। इसका डेट याद रखिएगा 7 मई 2025 को ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सलियों के उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कगार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय जो है नक्सली जो गतिविधियां हैं, जो हिंसक वारदातें उनके द्वारा की जाती थी, उसमें बहुत हद तक कटौती हुई है।
साथ साथ देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि वो आए दिन जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और केंद्र सरकार में जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका ये कहना भी है कि 2026 तक जो है वो नक्सलियों का पूरी तरीके से जो है सफाया हो जाएगा। तो ऐसे में ऑपरेशन कगार जो चलाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कगार किससे संबंधित है? ये नक्सलियों के उन्मूलन से संबंधित है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इस भारतीय संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नया हाइड्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है। तो नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने किया है। तो नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने क्या किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाइड्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक को जो है वो विकसित किया है। देखिए, अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना डेप्थ में जाके बता रहे हैं, क्या करें? कभी कभी ऐसा करता है कि ऐसे प्रश्न साइंस से उठा लेता है, कुछ नए आविष्कार हो रहे हैं, नई खोजें हो रही, नई टीका बन रहा है, तो वहां से यदि आप PYQ देखेंगे तो वहां से प्रश्न बनते हैं। तो हमको भी लग रहा है कि थोड़ा सा हम इतना दे रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए इतना कर लीजिए, एक दो बार इसका रिवीजन कर दीजिएगा तो फिर आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना दावा करें कि यहाँ से नहीं बनेगा तो और कहीं से बनेगा भी नहीं। CBI द्वारा हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक। तो ये ऑपरेशन हॉक के बारे में जानिए। पहली बार तो CBI के द्वारा शुरू किया गया है और बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। तो ऑपरेशन हॉक के बारे में भी ये चीजें हैं। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, मतलब किस शहर में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नासिक महाराष्ट्र। योग महोत्सव 2025 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये मॉडल विकसित किया गया है। तो आप इसे भी देखेंगे। मई 2025 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो बना है अंगोला। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें। त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रही है तो कमला प्रसाद विशेषण। और अभी हाल में यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो ये गई भी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए भी हैं, वहां का दौरा किए हैं और कमला प्रसाद विशेषण को इन्होंने भारत की बेटी बताया क्योंकि ये बिहार से संबंधित रही। तो भारतीय मूल की है, ये बड़ी बात है कि कोई भारतीय मूल किसी देश का जो है वो अगर अध्यक्ष बनता है, राष्ट्राध्यक्ष बनता है, ये भारत के लिए भी गर्व की बात है। और चूंकि दूसरी बार उन्होंने इस पद को सुशोभित किया है। ये भी याद रखिएगा कि दूसरा नियम रही इनका। फिर संजय जायसवाल है, तो 1 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का, देखिए मैंने पीछे PSC का बताया, अब यहाँ प्राक्कलन समिति का जो है अध्यक्ष नामित किया गया है, मतलब स्टीमेट कमेटी का। और इसमें जो मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में, ये 30 सदस्य होते हैं और सभी जो है लोकसभा से संबंधित होते हैं। और इसमें जनरली होता क्या है, जो सत्ता पक्ष से संबंधित सांसद होते हैं उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष बनाता कौन है? तो अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है। राष्ट्रपति ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की यहाँ भूमिका नहीं होती, छोटा मोटा काम है। यहाँ जो है लोकसभा अध्यक्ष पर्याप्त पावर में रहता है। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो बैजेंद्र पांडा। देखिए मैंने PSC के भी बारे में बता दिया, KC वेणुगोपाल नियुक्त किए गए। और चूंकि PSC में क्या होता है कि वो विपक्ष के नेता को जो है वो पद दिया जाता है और सारे पद जो है वो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके नेता होते हैं। तो बैजेंद्र पांडा भी जो है वो भाजपा के नेता है, उड़ीसा से आते हैं, BJP सांसद है। और
अगर देखा जाए तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो मेंबर होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं और 15 लोकसभा से 7 जो है राज्यसभा से सदस्य होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम आपको पॉलिटी की भी चीजें करा दे रहे हैं साथ साथ, क्योंकि देखिए जो चीजें करंट में रहती है उनसे जोड़ करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप जो है जब भी करंट पढ़िए तो थोड़ा सा चीजों को विस्तार से अतीत की चीजों को भी पढ़ लीजिए, ताकि जो है अगर एक ऑप्शन वहां से भी बनाए तो आप जो है सही कर दें। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं यूपी पीसीएस को लेकर के, जो बच्चे इस बार अक्टूबर में पीटी दे रहे हैं या उसके बाद जो भी पीसीएस को लेकर गंभीर होंगे, तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है बेसिकली मेंस को लेकर के, ये मेंस के लिए एडवर्टीजमेंट है, आप लोग उसको ज्वाइन करें। क्योंकि होता क्या है कि पीटी के बाद बहुत से बच्चे करते जाए, जब पीटी पास कर लेंगे तब उनकी परीक्षा को लेकर के सीरियस होंगे, और पीटी पास होने के बाद मुख्य परीक्षा के बीच में समय कितना रहता है, बहुत थोड़ा समय रहता है। उसमें 6 पेपर तैयार करने होते हैं, एस्से तैयार करना होता है, हिंदी तैयार करना होता है, तो वो चीजें हो नहीं पाती और बिखरते हैं। और इसी बार जो अभी हुआ है जून लास्ट में, तो बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो पीटी के बाद पीटी तो पास कर लिया, उसके बाद उनकी परीक्षा में आए। हालांकि संस्थान ने इतना बेहतरीन प्रयास किया है कि वो भी आसान भी थे, लेकिन अब आप सोचिए कि जो बच्चा पहले से साल भर आंसर राइटिंग कर रहा और जो केवल 2 महीना आंसर राइटिंग करेगा, तो दोनों में की गुणवत्ता में और दोनों के परफॉर्मेंस में अंतर आना स्वाभाविक है और रहेगा कि रहेगा। हम ये चीज देख रहे थे, जो बच्चे हमारे वर्ष भर से हमारे साथ जुड़े हुए थे तो काफी अच्छा प्रयास कर रहे थे, वो पूल बने हुए थे। मतलब परीक्षा के समय भी, परीक्षा पास मतलब एग्जाम देने के बाद वो निकल करके मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छी तैयारी है और संस्थान से कराए गए प्रश्नों का बहुत लाभ मिला। और इसका ग्रुप में आप प्रमाण भी दे सकते हैं, क्योंकि मैसेज सारे ग्रुप में ही आए थे बच्चों के। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो पीटी के बाद हमसे जुड़े और काफी प्रयास किए, लेकिन वो लेवल नहीं ला पाए और एग्जाम में वो बिखरते नजर आए। तो आप लोग ऐसी गलती करते ही मत करिए, क्योंकि देखिए पीटी के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी की जो सोच है वही गलत है। कायदे से तो आपको मुख्य परीक्षा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस ही मुख्य है, बाकी तो ये सब पीटी की परीक्षाएं छाटने के लिए है। और आप शिद्दत से मुख्य परीक्षा पढ़िए तो आपका पीटी कभी रुकेगा तो कहिएगा, क्योंकि मेंस के जो टॉपिक है उसी से तो पीटी के क्वेश्चन बनने हैं। बस आपके जेएनएम में पीवाईक्यू रहेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पीटी के, तो आप अपने काम की चीजें मेंस के आंसर राइटिंग करते समय निकाल लेंगे। मतलब आपका मेंस भी तैयार होगा, साथ साथ पीटी तैयार होगा। क्योंकि अगर आप मेंस को लेकर के रणनीतिक रूप से गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप पीटी पास करते रहिए और पीटी का रिकॉर्ड बनाते रहिए, और आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 10 बार 12 बार 15 बार पीटी पास कर चुके हैं, लेकिन एक बार मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? और क्वालिफाई करना क्या, 100-150 नंबर कट ऑफ से नीचे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आंसर राइटिंग का जो है वो स्किल नहीं डेवलप है। पीटी पास किए, फैक्ट की चीजें जानकारी, क्योंकि बिना फैक्ट के पीटी पास नहीं किया, तो जानकारी तो है लेकिन आंसर राइटिंग नहीं किए तो क्या होगा। इसीलिए हमारा अपने जब क्लास में रहते हैं तभी बच्चों से कहते हैं कि आपको यदि बहुत जल्दी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके निकल जाना है तो खूब आंसर राइटिंग करिए। मतलब जितना पढ़िए उसे दुगना आंसर राइटिंग करिए, तब जाकर के आप सफल होंगे। और इसीलिए हमारे संस्थान के द्वारा ये सब बैच चलाए जा रहे हैं, जिसमें डेली हम आपको प्रश्न देंगे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। फिर जो है हम आपको यही तक नहीं रोकेंगे, डेली का डेली जो प्रश्न आपसे कराएंगे उसका मॉडल आंसर भी देंगे। तो पूरी कंप्लीट तैयारी होगी, प्रत्येक टॉपिक से होगी और प्रत्येक पेपर से होगी। तो यहाँ संपूर्ण तैयारी होगी और हमारा ये प्रयास है कि इस सीरीज के माध्यम से 750 प्लस प्रश्न जो है आपको करा दें, ताकि जो है इतना प्रश्न आप करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतरीन स्थिति में रहने वाले हैं। देखिए इसी तरीके से जो हम आपको प्रश्न देंगे, आपकी कॉपी आएगी, प्रॉपर वे में चेक होगा। देखिए पूरा कॉपी जो है जहां जरूरत है पूरा भर भर के कमेंट किया गया है। यदि आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है वो बताया गया है, और साथ ही साथ कैसे आप और ज्यादा इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए मॉडल आंसर भी आपको दिया गया है। मतलब कमेंट से आप अपने आप को सुधार करिए, मॉडल आंसर से आप अतिरिक्त पॉइंट को ऐड करिए। मतलब कि आप साथ ही साथ उस टॉपिक को लेकर के आश्वस्त हो जाइए कि पूरी तरीके से चीजें फिनिश हो गई हैं। तो इसको ज्वाइन करिए, नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो इसका लाभ उठाइए। तो
आइए आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार 2025। भारतीय कन्नड़ लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को जो है लघु कहानी संग्रह हार्टलैंड के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार चूंकि भारतीय महिला पाई है और ये कन्नड़ लेखिका है, ये याद रखिएगा। कन्नड़ लेखिका है, नाम क्या है, बानो मुश्ताक है। इनकी रचना क्या है, ये कहानी संग्रह, ये याद रखिएगा क्या है, हार्टलैंड है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो दीप भास्ती ने किया था। दीप भास्ती को भी याद कीजिएगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा की ही रचनाओं को मतलब जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये जो कि कन्नड़ में था और इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, दीप भास्ती ने किया है। और बानो मुश्ताक राइटर है, लेखिका है, कन्नड़ लेखिका है। और ये इनका जो दीप हार्टलैंड है वो जो है कहानी संग्रह है और इन्हें जो है भूगोल पुरस्कार मिला है। नोट, बानो मुश्ताक को यह पुरस्कार पाने वाली बानो मुश्ताक जो है वो 7वीं भारतीय है। मतलब इसके पहले 6 भारतीयों को भी ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है मिल चुका है। और दूसरी चीज ये है कि 7वीं भारतीय के साथ साथ एक दूसरी महिला है। मतलब पहली महिला कौन रही है, तो पहली महिला रही है जो है वो क्या नाम उनका, कौन श्री करके हैं, तो वो भी आगे आएगा, आपको बता देंगे। दूसरा सारी गीतांजलि श्री, ये देखिए गीतांजलि श्री है और इन्हें 2022 में एक पुरस्कार मिला था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गीतांजलि श्री को किस रचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और हार्टलैंड में इसकी विषय वस्तु क्या है, तो हार्टलैंड में पितृसत्ता के अधीन महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करने की कहानी है। मतलब इसमें पितृसत्तात्मक जो समाज जो सोच है उस पे जो है अटैक किया गया है और महिलाओं की स्थिति को दर्शाया गया है। ये आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। क्योंकि जब गीतांजलि श्री को मिला था ये पुरस्कार तब इन पे भी प्रश्न बना था और यहाँ चूंकि मैंने विस्तार से करा दिया है तो कोई पॉइंट छोड़िएगा नहीं। क्योंकि अब आयोग क्या करता है कि एक में 2 ऑप्शन, एक प्रश्न 2 ऑप्शन करके पूछता है, तो जितना भी ऑप्शन बनाएगा वो यहीं से बनाएगा। बस आप नोट कर लीजिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। फिर 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत के विद्वान एवं धर्मगुरु राम भद्राचार्य एवं प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को जो है वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मतलब इस बार 2 लोग को मिला है, 2023 के लिए मिला है, ये याद रखिएगा वर्ष। और क्रम क्या है, तो 58। व्यक्ति कौन है, तो राम भद्राचार्य है और गुलजार है। और अगर इसके पहले देखा जाए तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो दामोदर माउजे को वर्ष 2022 के लिए मिला था। तो 2022 से तो 2023 के लिए इस बार मिला है, इसको मिला है, गुलजार को मिला है, रामभद्राचार्य को मिला है। और इनका क्रम क्या है, 58वां। क्योंकि क्रम भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है कि क्रम ही पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। पुलित्जर पुरस्कार मिला है इससे ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट को। जो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है द वाशिंगटन पोस्ट को। देखिए जो पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है और इसको लेकर के कई पुरस्कार बनते हैं, लेकिन जनरली इसी पे प्रश्न बनता है कि मतलब ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए तो हर बार बदलते रहते। कभी कभी टाइम्स को मिलता है, टाइम्स मैगजीन को मिलता है, तो इस बार जो है जब वाशिंगटन पोस्ट को मिला है तो आपको कंफ्यूज मत करिएगा। ब्राजील, अब अगला देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व 2025 का जो खाद्य पुरस्कार है वो ब्राजील के माइक्रो बायोलॉजिस्ट डॉक्टर मरियंगेला उग्रिया को मिला है। डॉक्टर मरियंगेला उग्रिया को मिला है, थोड़ा नाम कंफ्यूज हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। और ये किस देश के हैं, तो ब्राजील के हैं।
विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना जो है वर्ष 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। तो देखिए, एक बार तो नॉर्मन बोरलॉग पे ही प्रश्न आया था और पूछ लिया था कि उन्हें किस क्षेत्र से संबंधित जो है नोबेल प्राइज मिला था, और उसमें जो है कृषि को लेकर के था, क्योंकि इनका जो बोरलॉग है बेसिकली उनकी जो भूमिका रही है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रही, और बच्चों ने खूब अंधाधुंध एग्रीकल्चर लगा दिया था, जबकि इन्हें नोबेल क्षेत्र भले रहा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि नोबेल जो मिलता है उसके कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं, जैसे इकोनॉमी के लिए, भौतिकी के लिए, चिकित्सा के लिए, इसी तरीके से शांति के लिए, साहित्य के लिए। तो यहाँ शांति का मिला था, न कि कृषि का मिला था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी अगर आयोग फिर से रिपीट करें तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इस बारे का तो जान लीजिए कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मरियंगेला उग्रिया को मिला है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्राजील के रहने वाले हैं। देखिए, इतनी बार हम बोल दे रहे हैं, तो मुझे तो ये पूरा भरोसा है कि यही आपकी चीजें तैयार हो रही होंगी, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे साथ साथ चीजें आपकी तैयार होती है। उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हरि बाबू कम्भन पर। तो ये कुछ नए जो राज्यपाल हैं उनका कार्यक्षेत्र बदला है, कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो आप लोग उनका क्रम देख कहाँ के राज्यपाल बनाए हैं ये देख लीजिएगा, क्योंकि आयोग करता क्या है कि इनको मिलाने को दे देगा कि बिहार के कौन बने, उड़ीसा के कौन बने, झारखंड के कौन बने। तो ये आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा। तो उड़ीसा का कौन बना है? तो कम्भन प्रति बने हैं। केरल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र आर्लेकर है। और केरल में इसके पहले कौन थे? तो जो बिहार के वर्तमान गवर्नर है, तो वो केरल में थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया है कहाँ? बिहार आ गए हैं। और बिहार के जो ये आरिफ मोहम्मद खान, ये देखिए केरल से ये बिहार आए और इनकी जगह राजेंद्र आर्लेकर बने हैं। मिजोरम का नया राज्यपाल कौन बना? तो विजय कुमार सिंह बने हैं, मतलब वीके सिंह। लेकिन मिजोरम जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है या जो पहाड़ी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र होते हैं, तो बेसिकली यहाँ सेना से संबंधित लोगों को ही जो है गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। तो जब ऐसा कुछ आ जाए, तो अगर सेना से संबंधित लोग हैं तो बहुत संभावना है कि वही रहे। तो वीके सिंह जो हमारे थल सेनाध्यक्ष थे, और वो मोदी सरकार के पहले जो कार्यकाल था उनका, उसमें ये मिनिस्टर भी थे, और अभी जो है कहाँ के? मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। फिर मणिपुर का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार भल्ला। देखिए, अजय कुमार भल्ला भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और इनकी भी नियुक्ति की गई है मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। तो ये जो याद रख लीजिएगा, आरिफ मोहम्मद केरल से आ गए हैं बिहार, और आर्लेकर जो है पहुंच गए हैं केरल, और उड़ीसा में हरि बाबू कुम्भन पर। यही हमने आपको तैयार करवा दिया, और यहाँ से मिलाने को आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुई है? तो नेटुम्बो नंदी नदैतवाह। नेटुम्बो नंदी नदैतवाह, ये नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति है किसी अफ्रीकी देश में, मतलब ये बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और आयोग, अगर आप लोग पीवाईक्यू देखे होंगे, तो आयोग यहाँ से प्रश्न पूछता है। ये याद रखिएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी है। 2024 ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंक हासिल की है? तो किस सिटी में हासिल की है? तो लंदन में। मतलब ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में सर्वोच्च रैंक किसकी है? तो लंदन की है। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है। मतलब सोचिए कि आप लोग के मन में ये भावना थी कि राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ चारा वारा तो बहुत ज्यादा होता नहीं होगा, चारागाह नहीं होते होंगे, तो ऐसे में दूध वहाँ ज्यादा होगा। लेकिन जो आप सोच नहीं सकते वही है कि राजस्थान दूसरे नंबर पे है। और देखिए उत्तर प्रदेश, और देखिए पास ही पास है, यही देखिए अगर पूरे भारत में जितना दूध उत्पादन होगा उसका 16.21% कौन उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। और राजस्थान का रैंक कितना है? 14.5
51%। बहुत संभावना है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यूपी को पीछे छोड़ दे राजस्थान। तो पहले पे यूपी, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश और में जो सेकंड थर्ड का अंतर है वो काफी है। तो अभी तो संभावना है कि यही दोनों जो है काफी समय तक फर्स्ट सेकंड बने रहेंगे, यूपी और राजस्थान। तो जो यूपी या बिहार के हमारे बच्चे होंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश तो देखिए सबको पता है। जनरली कंफ्यूजन क्या होता है जब सेकंड थर्ड से चीज जाती है। तो सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फीलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फीलिंग स्टेशन जो है वो लेह के मतलब लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है। तो ये लेह में स्थापित किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए पहली बात तो ये जानिए कि अग्नि वॉरियर जो 2024 का आयोजन है वो किसके किसके बीच होता है। और ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। मतलब ये जो आयोजन है अग्नि वॉरियर वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और अगर 2024 के आयोजन की बात है, ये कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के देवलाली में, महाराष्ट्र के देवलाली में अग्नि वॉरियर जो है इसका आयोजन हुआ। और इसमें भारत और सिंगापुर दो देश शामिल हुए। फिर वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को देने की घोषणा की गई है? तो गगन गिल को दी गई है। हिंदी 2024 का हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है वो गगन गिल को देने की घोषणा की गई है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई है। फिर 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का थीम क्या था? तो देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है और इसकी थीम क्या थी? तो डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण। क्या थीम था? डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया? तो सूर्यबाला को। 24वां व्यास सम्मान की बात की जाए, देखिए साहित्य अकादमी ने हिंदी में दिया गया है गगन गिल को। और व्यास सम्मान की बात की जाए तो व्यास सम्मान किससे मिला है 24वां? ये सूर्यबाला को मिला है। और इनकी जो रचना कौन सी है? तो कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी। कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी, ये क्या है? ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो सूर्यबाला का है। और इन्हें इसी उपन्यास के लिए 24वां जो है वो व्यास पुरस्कार मिला है। 24वां नहीं 34वां होगा, 34। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो मिशेल बैचलेट को। ये कौन है मिशेल बैचलेट? तो पूर्व राष्ट्रपति है कहाँ की? चिली की। तो चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट, उन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ घोष को। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अमिताभ घोष को। और अमिताभ घोष यह पुरस्कार पाने वाले दक्षिण एशिया की कौन से व्यक्ति हैं? तो पहले व्यक्ति। मतलब अमिताभ जो घोष है दक्षिण अफ्रीका के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इरास्मस पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? तो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जो 2024 का पुरस्कार है इसे उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। तो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जो है उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उपमन्यु चटर्जी का ये उपन्यास है और इसीलिए उन्हें जेसीबी प्राइज का पुरस्कार मिला है 2024 का। ये पुस्तक का नाम भी जानिए, इनकी औपन्यासिक कृति है। फिर विश्व की 5वीं
और देश की पहली, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी के बच्चे तो एकदम नोट कर ले, ये प्रश्न बहुत संभावना है कि यहाँ से बने। तो देश की पांचवी, सॉरी विश्व की पांचवी और देश की पहली जो नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये लखनऊ, और लखनऊ में भी कहाँ, कुकरेल में। तो लखनऊ के कुकरेल में विश्व की पांचवी और देश की पहली नाइट सफारी जो है वो बनाने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं तो वो सुबियांतो, ये कौन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस बार जो है ये भारतीय गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि बनाए गए थे। तो जो हमारा 2025 का हुआ है, 26 जनवरी 2025 का, कौन सा गणतंत्र दिवस है, तो ये 76 है। और इसमें जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो यही प्रोबोवो सुबियांतो, कहाँ के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के। और वह भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। क्योंकि ये भी याद रखिएगा, आयोग करेगा क्या, एक स्टेटमेंट में पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे इसको रट लिए होंगे, क्योंकि ये सब पहले आए हुए प्रश्न है। तो अब आयोग क्या करता है, जो पहले पूछा गया प्रश्न होता है उससे एक स्टेप आगे जा करके पूछता है। तो अब ये तो उसको पता है कि सारे बच्चों को पता होगा कि जो प्रोबोवो सुबियांतो है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, भारत में जो है वो गणतंत्र दिवस की अध्यक्षता की है 2025 में। लेकिन अब ये दे देगा कि ये भारत के गणतंत्र दिवस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति तीसरे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चौथे हैं, और यही आप जो है जाकर के गलत कर जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप करंट पढ़िए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से तैयारी हो रही है, फिर भी यदि आप अपने असूर से पढ़ रहे तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़े, तभी आपको करंट लगेगा नहीं, मतलब आप करंट जो है सही में बना के आएंगे। नहीं तो करंट जो नाम है कि वाकई में वो लगता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपको लड़ाई से बाहर कर देगा। यदि आप 25 क्वेश्चन में 12-13 पे रुके, निश्चित तौर पे आप लड़ाई से बाहर है, क्योंकि जीएस में आप देखते ही हैं कितनी नेक टू नेक जो है वो फाइट होती है। तो ये हो गया। आगे देखिए, अब जाकिर हुसैन के बारे में जानिए। उनका डेथ हुआ है, प्रसिद्ध तबला वादक का सैन फ्रांसिस्को यूएसए में निधन हुआ है। कब हुआ है, 15 दिसंबर 2024। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, इनका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है वो निधन हुआ, ये जानिए। वह प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। ये इनके फादर को भी याद रखिए, क्योंकि अल्लाह रखा जो थे वो प्रसिद्ध तबला वादक थे और ये उन्हीं के पुत्र थे। फिर इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में पहली बार अमेरिका में कंसर्ट किया था, मतलब जहां उनकी डेथ हुई अमेरिका का ही एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, और इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में सबसे पहला जो अपना प्रोग्राम दिया था वो भी कहाँ दिया था, तो अमेरिका में ही दिया था। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बार लता मंगेशकर के प्रश्न बना, जब उनकी डेथ हुई थी तो वहां से भी प्रश्न बना था ऐसे। तो इसलिए चूंकि ये भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, ये भी जानिए उनका जो सबसे पहला कंसर्ट था वो 11 वर्ष की उम्र में हुआ था और वो अमेरिका में हुआ था। 6 दशकों के कैरियर में उन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते थे, मतलब 6 दशकों के कैरियर में उन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। और उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। मतलब भारत का वो सर्वोच्च जो दूसरा नागरिक सम्मान है उन्होंने को प्राप्त किया था, और अभी हाल ही में 2023 में ये पुरस्कार मिला था। तो अब इनके बारे में कुछ भी आएगा इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपकी चीजें हो जाएंगी। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का डेथ हुआ है, और इनको भी आप लोग देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है। वर्ष 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल में, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा जो अभी रिसेंटली तैयारी में होंगे बच्चे। लेकिन ये जानिए कि इनका कुछ और भी पोर्टफोलियो रहा, मतलब एक और भी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, और प्रश्न आपका वहां से बनेगा। तो 91 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे, मतलब उदारीकरण का जो दौर था वो इन्हीं के समय में आया था, मतलब यही उसके कर्ता धर्ता थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में
इनकी भूमिका सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रूप में कार्य किया। मतलब ये विश्वविद्यालय अनुदान मतलब यूजीसी के जो है वो अध्यक्ष भी रहे, फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और वित्त मंत्रालय में सचिव के पद पर भी ये कार्यरत रहे हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। और इन्हें जो पुरस्कार मिले तो पद्म विभूषण का जो पुरस्कार मिला था 1987 में मिला। देखिए यही संबंधित कुछ पुरस्कार और है, आप इसमें साथ ले लीजिए, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं। फिर बहुत महत्वपूर्ण अब अगला ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपका आना तय है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है ये जारी किसके द्वारा की जाती है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो ये जानिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, क्योंकि यहीं से कई बार आयोग ने प्रश्न पूछा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। ये देहरादून में है और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो मतलब ये प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी की जाती है और 18वीं रिपोर्ट है। मतलब जब से शुरू हुई है तब से लेकर के ये 18वीं रिपोर्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 73.53 मतलब 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.76% है। ये डाटा याद रखिएगा क्योंकि आयोग यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल अगर वनावरण पूछे तो अगर वनावरण पूछेगा तो कितना है 21.76%। लेकिन अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछे कि कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण कितना है, दोनों मिला करके वो हो जाएगा 25.17%। इसीलिए जो है प्रश्न जब आएगा और आना तय है, चाहे ये आरओ में है या यूपीपीसीसी में आएगा जरूर, क्योंकि 2 वर्ष के बाद रिपोर्ट आई है तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब ये याद रखना है कि ये वनावरण तक पूछ रहा है, फिर वनावरण तक पूछेगा तो 21.76%। लेकिन अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछ ले तब आप आ जाइए 25.17%। ये हो गया आपका। फिर ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर के वनावरण में वृद्धि हुई। ये याद रखिएगा क्योंकि 2 वर्ष में होगा, 21 में हुआ था, फिर 23 में हुआ है, अब 25 जो चल रहा है इसमें नवंबर दिसंबर में फिर नई रिपोर्ट आएगी। अगले बार की नहीं, सारी 25 की रिपोर्ट तो भी थोड़ा और समय लगेगा आने में। तो ये है कि 2023 में जो रिपोर्ट है ये इतना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 अर्थात 33.33%, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 66.66% वृक्षावरण होना आवश्यक है। मतलब जो हम राष्ट्रीय वन जो हमारी है 1988 की, उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां जो क्षेत्रफल है उसका 33% तक वृक्षावरण होना चाहिए, मतलब 33% तक वृक्षों का आवरण हो। और पहाड़ी क्षेत्र में ये जस्ट डबल है, मतलब 66.66%। ये किस नीति के तहत है? 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के तहत है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर थोड़ा सा मैंग्रोव वन के बारे में भी जान लें क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ISFR 2023 के अनुसार देश से कुल क्षेत्रफल के 0.15% पर जो है वो वन है, 0.15% पर जो है क्या है, मैंग्रोव वन है। और अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो राज्य है तो नंबर 1 पे कितना है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 2119 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो गुजरात है, तो 2000 से घट करके गुजरात कितने पे आ जाता है,
1164। तो एक बंगाल उधर पूर्वी तरफ, फिर दूसरा गुजरात सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये घट के 608 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। और फिर चौथे नंबर पे कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, ये 421 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्रफल रखता है। तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ है, गुजरात में, तीसरे नंबर पे कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, चौथे नंबर पे कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। फिर मसाली जो है गुजरात के बनासकांठा जिला में जो एक जगह है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव जो है इसे घोषित किया गया है। उल्लेखनीय कि मसाली मेडोरा के पश्चात दूसरा सौर गांव, देखिए ये देखा जाए अगर वैसे तो दूसरा सौर गांव, लेकिन पहला सीमावर्ती सौर गांव, मतलब सीमावर्ती यदि पूछे तो सीमावर्ती पे मसाली पहला, और वैसे अगर पूछे कौन सा जो है सौर गांव है, इसका रहे दूसरा। पहले पे कौन है, गुजरात का ही मेढोरा है। ये याद रखिएगा, मतलब प्रश्न के लैंग्वेज पे पहला गांव केवल पूछे सौर गांव, वो मेढोरा होगा गुजरात का, लेकिन पहला सीमावर्ती गांव पूछ ले तो मसाली होगा, गुजरात के बनासकांठा जिला में अवस्थित है। फिर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो लेह में किया गया, महत्वपूर्ण, और उसको भी मैंने पीछे कराया है, ये रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको भी देखें। फिर राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप जानिए कि इसके तहत कितने पुरस्कार को दिए गए, तो 139 पुरस्कार दिए गए। टोटल कितने हैं, 139 पुरस्कार हैं, जिसमें से 7 पुरस्कार कितने इसके पद्म विभूषण के, 19 पुरस्कार है पद्म भूषण के, और 113 पुरस्कार है पद्म श्री के। तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 कितने, 113 क्या है, ये पद्मश्री है। और इसमें अगर पुरस्कार पाने वाले लोगों में देखें तो 23 महिलाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि आयोग जो है पूछ लेता है कि इसमें कितनी महिलाएं जो है, तो उनको पद्म पुरस्कार 2025 में दिया गया। 23 महिलाएं हैं, 10 जो है विदेशी नागरिकों को इसमें पुरस्कार मिला है। फिर 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद जो है उन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा चूंकि 7 पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं, इनको देख लेते हैं। और ये जो 7 व्यक्ति हैं वो किन किन क्षेत्रों से संबंधित रहे, और इन 7 लोगों में कितने लोग जो है वो मरणोपरांत पुरस्कार पाए, क्योंकि आयोग एक बार जो है आरोग्य ही परीक्षा में 2016 की जो परीक्षा हुई थी, जो री एग्जाम हुआ था, उसमें यही से प्रश्न पूछा था, और ये पूछा था कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले डी नागेश्वर रेड्डी है, इनका क्षेत्र क्या है, मेडिसिन का क्षेत्र है, तेलंगाना में है। दूसरे हैं न्यायमूर्ति जगदीश खेहर है, खेड़ा नहीं है, जगदीश खेहर है, ये लोक मामले, मतलब ये तो खैर सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वो लोक मामले से मिला है। फिर तीसरा है तो कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कला, गुजरात से संबंधित है। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला से है, कर्नाटक से है। तो लखिया के बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला, कर्नाटक से। फिर यमटी वासुदेव नायक, देखिए ये मरणोपरांत पाए हुए हैं, और साहित्य एवं कला ये भी क्षेत्र केरल से है। फिर ओसामू सुजुकी व्यापार उद्योग में है, मरणोपरांत, और ये विदेशी भी है, क्योंकि आप जानते हो कि जापानी मुल्क है, और जो भारत में जो मारुति सुजुकी की गाड़ियां जो रही हैं, अब तो खैर अलग अलग अपनी हो गई, लेकिन एक समय था कि जो 4 व्हीलर ने जो काम किया, या जो होंडा हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है, ये सब के प्रणेता यही लोग रहे हैं, जो जापानी तकनीक पे आधारित जो है भारत में गाड़ियों का विकास शुरू हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं, हमारे विशेषकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। तो हमारे जो पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार तो विदेशियों को भी दिए जाते हैं। 2025 में भी मैंने बताया कि 10 विदेशियों को मिले हैं, इसमें एक ऐसे हैं जो ओसामू सुजुकी है, वो इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पुरस्कार इन्हें तब मिला जब इनकी मृत्यु हो गई। फिर अगला जो है शारदा सिन्हा, बहुत बेहतरीन लोक गायिका रही है, बिहार की रही है, और इन्हें भी मृत्यु के बाद जो है ये पुरस्कार दिया गया।
तो इसमें 7 लोगों में देख रहे हैं कि 3 लोग जो है वो मृत्यु के बाद पाए, मतलब मरणोपरांत पाए हैं, और इस 3 लोगों में भी एक व्यक्ति कौन है, तो वो विदेशी मूल के हैं। तो अब आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, महत्वपूर्ण जो है टॉपिक था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो सीरीज हमारी करंट अफेयर्स चल रही होगी तो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। और देखिए, तो अच्छी तो चीज तब होती है कि जब आपको ये लगे कि ये काम किए, तो इसके लिए तो आप 100% आश्वस्त हो जाइए। केवल आप ट्रस्ट करके, विश्वास करके, जैसे हमारे ऊपर मेंस के बच्चों ने ट्रस्ट किया, तो आज भी कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन 1-2 फोन हमारे पास ना आए मेंस के बच्चों का और वो कमेंट ना करेंगे सर आपके जो आपने जो ऑनलाइन वीडियो कराया है वहां से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं, टेस्ट सीरीज से प्रश्न आए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे टेस्ट करिए, जो बता दे रहे हैं वहीं से प्रश्न आएगा। बस आपको करना क्या है, ईमानदारी से इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। करंट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कंफ्यूजन की होती है, क्योंकि कम समय में आप लोगों को पढ़ना ज्यादा होता है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज से बचने के लिए खूब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ये इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, यदि अभी तक आप लोग इसको ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन करिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही जो है सफलता की असली कुंजी है, बाकी तो सब भीड़ छाटने का जरिया है, और इसीलिए इसे मुख्य परीक्षा कहा भी गया। यदि आप जो है सफलता के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है तो मुख्य परीक्षा के प्रोग्राम से तो जरूर करें। ये कुछ हमारे लिंक्स है। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम है, क्योंकि आप लोग ये मांगते रहते हैं ना कि सर कहाँ मिलेगा ये जो पीडीएफ हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या जो विनीत सर की क्लास आ रही है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम पे डाला जाता है। आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको सारा पीडीएफ वहां से मिलेगा आरओ से संबंधित। और फिर ये हमारे 2 चैनल है, एक तो हमारे यूट्यूब है समृद्धि आईएएस है, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम आप लोगों के साथ हैं, ऐसे ही प्रत्येक परीक्षा में संस्थान यूट्यूब पे निःशुल्क प्रयास करती रहती है, तो आप लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि अभी तक आपने इसे भी सब्सक्राइब नहीं किया इसे भी करें। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, या हमसे बात करने के लिए आप जो है यहाँ फोन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। कितना लंबा है प्लीज, पानी नहीं है।